कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। मी रडायची भरपूर, मी स्वतःला म्हणजे असं वाटायचं की आत्महत्याच करून घेऊ, मी कुठे फंसली असं झालंय। देखो मैं प्यासी थी वहाँ पे उस रात में, मेरे को पानी कर रही हूँ, मेरे को पानी तक नहीं दिया उन लोग ने। मैंने फिर उठ के बाथरूम का पानी, मेरे को बोलने लगा प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, तो मैंने बोली कि नहीं मैं कैसे करूँ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन। तो उसने मेरे को मारना चालू किया, पूरी रात उसने मेरे को पट्टे से मारा। उसकी स्नूकर पे वो जाता है तो वो स्नूकर स्टिक से मारा है। उन लोग ने मेरे को जानबूझ के जलाने की बहुत बार कोशिश की, झटका देने लगी, मारने लगी, मेरे को जलाने की भी कोशिश की गई है। रमजान का टाइम था और मैं जस्ट काम कर रही थी किचन के पास। मेरे शोहर का नाम है मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपलूनकर, ससुरे का नाम है शहाबुद्दीन जाफर चिपलूनकर, सास का नाम है फिरोजा शहाबुद्दीन चिपलूनकर, ननद का नाम है सबा शहाबुद्दीन चिपलूनकर। इन लोग ने मेरे को पट्टे से मारे हैं, मेरा पूरी मारहानि की है, मेरे को शारीरिक व मानसिक और पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान करके रखे। पूरी रात वो मेरे को मारता था, पूरे दिन वो मेरे को गला ऐसा पकड़ कर उठाता था। स्पेशली जिनके माँ बाप नहीं, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे मम्मी भी नहीं, मेरे अब्बू भी नहीं, उन लोग को ऐसा ट्रीट करना चाहिए था कि हाँ इनके माँ बाप नहीं है तो हमको एक बेटी की तरह हम लोग को रखना चाहिए इसको, ना कि मेरे को यूज करना चाहिए कि मर जा करके एक साइन कर और मर जा। काय कसली साइन करायची होती? प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरी जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी है ना उस पर उन लोग मेरे को बोल रहे थे कि तो साइन कर। मेरे को किधर बैठने नहीं देने के, उठने नहीं देने के, सिर्फ किचन में काम काम काम। मतलब मेरी सुबह अभी तक भी मेरी सुबह उस किचन में होने की और रात भी उस किचन में। कोकण कट्टा न्यूज ने मेरे घर पे आके मेरे को इतना सपोर्ट किए, मदद कर रहे अभी मेरी आवाज को सबके तरफ थ्रू पहुंचाने के लिए। ही सर्व कहाणी आहे दापोलीतील नशिमन कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या अवघ्या 21 वर्षाच्या वफा मुदस्सिर चिपळूणकर यांची। वफा या अनाथ आहेत। वफा यांचे वडील इक्बाल खान यांचा 2021 मध्ये मृत्यू झाला। 3 महिन्यानंतरच पुढे वफा यांच्या आई जरीना खान यांचा देखील मृत्यू झाला। 22 नोव्हेंबर 2023 ला वफा यांचा मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपळूणकर यांच्या जवळ लग्न झालं, पण पुढे वफाच्या आयुष्यामध्ये झालं ते दर्दनाक आहे। दरम्यान हा प्रकार दापोलीतील नशिमन कॉलनी येथे घडलाय। वफा यांच्या तक्रारीनुसार मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपळूणकर, शहाबुद्दीन जाफर चिपळूणकर, फिरोजा शहाबुद्दीन चिपळूणकर, सबा शहाबुद्दीन चिपळूणकर यांच्या विरोधात दापोली पोलिसात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झालेला आहे। बेल्ट मारहाण, छळ, चटके, प्रॉपर्टीसाठी वफाला छळलं। 19 वर्षामध्ये लग्न आणि 21 वर्षाच्या वफा चिपळूणकर यांची अंगावर काटा आणणारी दर्दनाक कहाणी पाहूयात। मेरा पहले का नाम है वफा इकबाल खान गावनकर और शादी के बाद वफा मुदस्सिर चिपलूनकर। मेरे अब्बू बिल्डर थे दापोली में और उनका इंतकाल हुआ 2021 में और 3 महीने के बाद ही मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ, जरीना इकबाल खान गावनकर। उसके बाद फिर हम लोग, मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही रहते थे। उसके बाद ये ऐसा रिश्ता आया हम लोग का, मतलब रिश्ते में सब हो गया, बातचीत हो गई। उसके बाद ये लोग ने हम लोग को ऐसा बोले पहले कि हम लोग तुम दोनों बहनों को संभालेंगे, हम लोग को अच्छे से मतलब एक बेटी की तरह रखेंगे, वो घर में अच्छे से ट्रीट करेंगे। पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। शादी के बाद, शादी के पहले वो लोग हमसे ऐसे मीठी मीठी बात करके उसके बाद हम लोग को मेरे को, मेरी बहन को मेरे मामू खाला से और मेरे पूरे घर से दूर किए। पहले तो मेरे जो मम्मी के रिश्तेदार थे वहाँ, उन लोग से मेरे को पहले दूर किए, अच्छे प्यार से बोल कर। 22 नवंबर को मेरी शादी हुई है 2023 में और उनके घर में थे 4 लोग। मेरा शोहर मुदस्सिर शहाबुद्दीन चिपलूनकर, दूसरी शहाबुद्दीन जाफर चिपलूनकर, तीसरी फिरोजा शहाबुद्दीन चिपलूनकर और सबा शहाबुद्दीन चिपलूनकर। ये लोग 4 जन रहने के पहले, और शादी होने के बाद मैं वहाँ पे गई हूँ और इन लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देना चालू किया। शादी के इवन एक दूसरे दिन से ही उनकी बेटी ने, सबा ने, मेरे पे टॉर्चर करना चालू कर दी थी। मतलब काय म्हणजे टॉर्चर म्हणजे काय केलं? टॉर्चर म्हणजे जे थे थोड़े थोड़े बातों पे वो झगड़ा करने की, गुस्सा करने की, फेंकने की, कुछ भी गाली गलौज करने की। सेकेंड डे से उन लोग के दिल में पहले से ही बहुत सारी नफरत भरी पड़ी हुई थी। पता नहीं क्यों इतना उन लोग ने वैसे सेकंड डे से टॉर्चर चालू करना। पण बाबा हे तुम्हाला आधी नाही दिसलं? म्हणजे लग्न करण्याच्या आधी ते कसे वागले तुमच्या जवळ आणि लग्नाच्या नंतर वेगळ्या पद्धतीने वागले? लग्नाच्या आधी जसे वागले तसे नंतर किती दिवसाने वेगळं त्यांचं, म्हणजे जे तुम्हाला छळलं, मारहाण केली, हे किती दिवसामध्ये झालं? आधीचं पण सांगा आणि नंतरचं पण सांगा।
शादी होने के पहले तो सब सही था, मतलब कोई इतना ये नहीं था, वो लोग अच्छे से रहने के, प्यार से रहने के। पर शादी के बाद दूसरे दिन से उनकी बेटी ने मेरे को सताना बहुत चालू कर दी थी, बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ टॉर्चर पे टॉर्चर, मतलब जानबूझ के टीज करना, जानबूझ के गाली देना, जानबूझ के सताना, परेशान करना, उसने तभी से चालू की थी। और उसके बाद थोड़े दिन बाद, 5-6 दिन के बाद भी मेरी सास ने चालू की आहिस्ते आहिस्ते से, कि वो मेरे को किधर बैठने नहीं देने के, उठने नहीं देने के, सिर्फ किचन में काम काम काम। मतलब मेरी सुबह अभी तक भी मेरी सुबह उस किचन में होने की और रात भी उस किचन में होने की। और वो लोग का ऐसा था कि हम लोग अभी हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग एक दूसरे को फोन नहीं कर सकते, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, हम लोग एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते। मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन के साथ बैठ सकता है, खा सकता है, पर अपने वाइफ के साथ नाही। असं कोणी सांगितलं? असं माझे सास सासरे नणंद नेहमी ते सांगत होते असं मला, की नाही तुम्ही दोघं, म्हणजे मी जरा पण माझे हस्बंड सोबत असं बोललं तर त्यांना वाईट वाटायचं, त्यांचं ते डाव काढायचे माझ्यावर. म्हणजे नेहमी मला इतकं त्रास दिला ना त्याने, इतकं त्रास की खूपच त्रास दिले. कधीच मी हे सर्व गोष्टी कधीच बघितल्या नव्हती माझ्या लाईफमध्ये. आणि त्या लोकांनी एवढं, म्हणजे माझी सास काय करायची की मेन वॉल बंद करायची ती बाई, आणि बाथरूमशी पाणी आण आणि भांडी घास, असं तिचं म्हणणं होतं की तू हे करच. वरून मला हे म्हणजे गहू असतात ना त्याची गुणी मला खाली आणायला सांगायची ती बाई, की नाही ती आण तू कर. मला स्वतःला नेहमी ती इतकं त्रास देऊन काढून होता की वॉल बिल बंद करायची पाणीचा, भांडी घास, हे कर ते कर. ते स्वतः बाहेर सोफ्यावर बसून राहायचे ते दोघं, सास आणि नणंद माझी. एक पाणीचा ग्लास तक उचलत नव्हते ते. मला एवढं त्रास दिला नाही त्या लोकांनी, खरंच. मी रडायची भरपूर. मी स्वतःला म्हणजे असं वाटायचं की आत्महत्याच करून घेऊ, मी कुठे फसली असं झालंय. जेव्हा जेव्हा पैसे यायचे ते स्वतः माझ्याकडे एवढं चांगले बोलायचे, एवढे चांगले की कोण सुद्धा दुनियात चांगलं नाही असं मला हे करायचे. की नाही मी पैसे दिले ना तेवढ्याच पुरती, फक्त 1-2 दिवस त्यांचं नाटक होता बस. नेहमीच त्यांचं तसंच. माझी बहिणीसाठी मी पैसे मागायचे, मला द्यायचे नाहीत ते पैसे, माझे स्वतःचे असून माझ्याकडे 5 पैसे नव्हते. उसके बाद फिर उन लोग ने मेरे को अपने इसमें लेकर उनके पूरे घर का काम करवा के लिए, शादी का बोलकर. उनका दागिना था पहले से बैंक में पड़ा हुआ, अर्बन बैंक में ही पड़ा हुआ था दागिना. वो लोग ने मेरे पैसे से, मेरे अब्बू बिल्डर थे एक्चुअली, तो मेरे वो बिल्डिंग के जो पैसे आने के वो यूज करने के, उनके दागिने छुड़ाने के लिए. और उनके वो दागिने छुड़ाए उनने, मेरे पैसे से उनके सारे दागिने वगैरह हर चीज उनका क्लियर करके ले लिए. और मेरे दागिने उन लोग ने गिरवी रख चुके थे. और वही पैसे जो मेरे अब्बू के बिल्डिंग से आते थे उनने वो घर का पूरा काम किए. हालांकि गेट को कलर, गेट बनाए, घर को कलर किए, फर्नीचर बनाए, पूरे कंपाउंड को कलर किए. इवन की शादी का हर खर्चा, हर इवन मंडप से लेके, खाना से लेके, कैमरेमैन तक, उन सब ने, वो सब का पैसा मैंने दी. मेरे अब्बू के बिजनेस से आया है वो सब पैसा, वहां पे लगाया गया है. मेरे कस्टमर के थ्रू मेरे को पैसे आए थे कुछ 25 लाख के आसपास, तो उन लोग ने वो यूज किए उसमें. और उनने उसी पैसों में से उनका भी दागिना छुड़ाए ताकि उनकी वाइफ और उनकी बेटी पहन सके वही पैसों से. और अच्छे से उन लोग को, मेरे को मेहर दिखाए, वो मेरा ही दागिना, मेरे ही मम्मा अब्बू का दागिना, वो मेहर में दिखाए कि हाँ ये हमारे तरफ से दे रहे करके. उनने सीजन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं. वहाँ पे ऐसे लिखे नहीं की हम हक मेहर दे रहे या हम दे रहे या ऐसा कुछ भी उसमें शामिल किया नाही गया. ते लोक मला प्रॉपर्टीचं, म्हणजे कसं, माझे बाबांचा बिझनेस होतं, बिल्डिंग माझी आहे आता. ते बिल्डिंग किती आहे आता? 3 बिल्डिंग आहे, 2 झाली आहेत माझी कम्प्लीट. माझे बाबा होते तेव्हाच, पण एक होती ते कोरोनामध्ये माझे आई बाबा दोघं वाढले, म्हणजे तेव्हा ती राहिली होती. तर त्याचे पैसे येणार, म्हणजे बांधायचे पण होते, पण आता येणार होते पैसे, काही बहुतेक पैसे येणार होते, ते त्यांनी माझा यूज केला आहे भरपूर. ते नेहमी किती लाख किंवा किती कोटी तुमचे त्यांच्याकडे गेले असतील, किंवा मग त्यांनी घेतलं असेल तुमची प्रॉपर्टी, तुमच्या आई वडिलांची प्रॉपर्टी, मला आकडा सांगू शकाल? 1 कोटी पर्यंत असं आहे की आलं होतं. 1 कोटी एकदम जास्त. आणि दागिने वगैरे तर माझे आहे 2 किलो. मी त्या दागिन्याच्याच मुद्द्यावर येणार होतो. तुमचं जे ज्यावेळी लग्न झालं, सिजिल झालं, त्या सिजिलमध्ये काय सांगितलं गेलेलं होतं किंवा काय लिहिण्यात आलेलं होतं? हार होता, 2 मंगलसूत्र होते,
कानाचे जोड आहेत 5, 6, 7, 8 असतील. मग हाताचे रिंग्स आहेत माझे बाबांचे पण आणि आईचे मिळून 10-15 असतीलच रिंग. कानाचे असतील 10-15. मग लच्चा हार, राणी हार, छोटा हार, असं ब्रेसलेट, पॅन्डल, माझे बाबांची चैन, माझी बहिणीची चैन, माझी चैन, माझे स्वतःचे आईचे कंगन मोठे 3-4 असतील. मोठे कंगन 3-4 असतील आणि ते नेहमीचे 12 सेट होते कंगनाचे ते. असं सर्व 1 किलोच्या वरच. 3 बिल्डिंग थे मेरे अब्बू के, उसमें से 2 तो वो जरा आम्हाला लोकेशन पण सांगा. दापोलीतल्या कुठल्या लोकेशनला तुमच्या 3 बिल्डिंग होत्या? नशिमन कॉलनीमध्ये एक होती वफा रेसिडेन्स म्हणून, दुसरी होती रामराज्य जवळ जडियाली रोड वफा एक्झोटिका म्हणून आहे, आणि तिसरी आता माझे बाबा एक्सपायर झाले तेव्हा होती आफ्रिन हाईट म्हणून. ते आधी राहिली होती म्हणजे पूर्ण झाली नव्हती. असं 3 आहेत टोटल. आणि तिसरी होती त्याच्यात माझे फ्लॅट होते विकायचे, भरपूर होते म्हणजे 5-6 असतीलच. तर ते पैसे कसं यायचे ना, थोडी माझे बाबांचे काय होते ते मी देऊनच ते लोकांनी काय केले की माझे पैसे यायचे ना ते वापरत होते. डायरेक्ट माझे कस्टमरला म्हणायचे की तू माझ्या अकाउंटला पाठव, मतलब जो भी पैसा आने का वो उनके अकाउंट में आने का, और वो कैसे करने के कि उनके वो पैसे मेरे भी हाथ में नहीं देने के, वो यूज करने के. अब वो झूठ बोल के यूज करने लगे कि हाँ ओसी के लिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके. पर कस्टमर्स के, मेरे आफ्रिन हाइट के कस्टमर्स के मेरे को कॉल आने की कि हम लोग ऐसे से जा रहे, पर हम लोग को बोल रहे कि वहाँ पे तो पेपर सबमिट ही नहीं है. तो मैं भी बोलने की ऐसे कैसे, हम लोग ने तो उनको ये पेपर्स वगैरह सब कुछ दे चुके हैं, हमारे पास से सब क्लियर है. फिर वो जाके बोलने की नहीं कंप्यूटर बंद है, ये बंद है, वो बंद है, पर पैसे तो वो ही खाने के पास. कितने होंगे? कितने फ्लैट के और कितने पैसे होंगे? अभी फ्लैट्स तो मेरे रहेंगे 6-7. उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि वो भी 1 CR के आसपास ही होगा, क्योंकि फ्लैट्स थे मेरे डबल के भी, सिंगल के भी. और मेरे शॉप थे वफा एक्सोटिका में. मेरे टोटल 4 शॉप थे, उसमें से उन लोग ने मेरे 3 बिखाए. उसमें से मेरे को 12.5 लाख को एक गया था. उसके बाद से 9.5, 10, 15 लाख तक गया था. तो ऐसे सब पैसे आए थे, वो भी उन लोग ने उनके ही अकाउंट में लिए, क्योंकि उनकी बिल्डिंग चालू है चोगले में. उधर वहाँ पर वो स्लीपिंग पार्टनर है जिनमें वो पैसा लगाते हैं, तो उनने वो सब पैसे उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए लगाए. इवन कि मेरा बाकी का दागिना भी उनने उनके बिल्डिंग में लगाए, मतलब पैसे लगाए. मेरा दागिना गिरवी रखकर वो पैसे भी उनने उनके वो बिल्डिंग में लगाए है. और उनका पार्टनर है अशोक मेहता. मला असं वाटतं या सगळ्या केसमध्ये फक्त प्रॉपर्टीसाठी तुमच्याजवळ लग्न झालं, पण मग याच्या आधी तुम्हाला कळलं नाही की हे प्रॉपर्टीसाठी आपल्याजवळ लग्न करतोय, किंवा मग तुम्ही एका कमी वयामध्ये सेम वय असेल ना तुमचं? काय वय होतं तुमचं दोघांचं पण? माझा 21 असेल. नाही, पण तुमचं लग्न झालं तो वय काय? तेव्हा असेल 20. अच्छा, 20 वर्षामध्ये. आणि तुमच्या नवऱ्याचं वय? ते पण सेम 19-20. मग एवढ्या कमी वयामध्ये तुम्ही लग्नाचा विचार का केला? एवढ्या कमी वयात पटकन लग्न का केलं? प्रॉपर्टीसाठी झालं की मग अजून काही त्याला कारण होतं? आणि मग हे तुम्हाला आधी कळलं नाही का? याच्या आधीच त्यांनी तुमच्याजवळ कशी डील केली आणि लग्नानंतर कसे चेंज झाले ते एक सर्व हे केलेलं मला असं वाटतं. एक फक्त मुद्दा आहे, तुम्ही आयफोन पण दिलेत त्यांना. कोणाकोणाला आयफोन दिले, किती रुपयाचे दिले, काय दिले, जरा ते सांगा. होते की तू त्यांची मुलगी आहे सबा, तिला तू गिफ्ट कर. ती 12वी पास झाली होती, ती तू गिफ्ट कर तिला आयफोन. आणि जेव्हा त्यांच्याकडे ह्याला की पैसे वगैरे काही नव्हते त्यावेळेस, आणि आहे पण नाही आता, पण कसं ते म्हणत होते की तू गिफ्ट कर. तर काय झालं होतं की माझे पैसे आले होते कस्टमर कडून, थ्रू कस्टमर कडून आले होते पैसे. तर ते मालू आहे ना दापोलीला, तिथं नेऊन गेले आणि तिला आयफोन हे केलं. अर्बन बँक मधूनच ट्रान्सफर केलेला आहे तो पेमेंट, तो दिसेल पण आपल्याला अकाउंट मध्ये. आणि आयफोन 15 प्रो मॅक्स तिला दिलं. मग माझ्या नवऱ्याला 15 प्रो मॅक्स दिलं. मग माझ्या नवऱ्याने तो विकलं आणि सॅमसंग S24 अल्ट्रा घेतलं, तो पण तो विकलं. आणि आता परत त्यांनी माझ्याच पैशावर आयफोन 16 प्रो मॅक्स घेतला आहे.
तुम्ही हे आयफोन घेतलं त्याच्या स्लिप आहेत, त्याचं बिल आहे तुमच्याकडे? माझ्याकडे नसेल पण ते मालू अंकल आहेत त्यांच्याकडे भेटेल। उसने मेरे हाथ पे मारी, उसने मेरे को वहां से वो जो कविलता रहता है उससे चटका दिया। कुणी दिलं? सभाने दिलं? सभाने। आणि फिर सास। पण हे सर्वांसमोर सभा चटका वगैरे द्यायची, मारायची? हा मारायची। तेव्हा कोण कोण असायचं तुमच्या समोर? सास पण होती, ती पण मला हे बाल बिल ओढून मारायची। आणि ऍक्च्युली माझं काय झालं माहितीये की मी खाली आली ना, तर ती होती किचन मध्ये, तर तेव्हा ती सपट होती, एकदम जोरात जोरात वाजायला लागली, ते बर्तन भांडी होते ते, वो जोर जोर से बजा के फिर मेरे को बोलने लगी कि किधर थी? हाँ तेरे को, तू बीमार है तो हम लोग को समझते, पर देखो आज समझता नहीं काम करने के लिए, ये नहीं वो नहीं। और फिर उसने मेरे को गुस्से में आकर देने लगी, मारने लगी, मेरे को जलाने की भी कोशिश की गई है। रमजान का टाइम था और मैं जस्ट काम कर रही थी किचन के, और मैं देख रही हूँ। किती कोणत्या सालातली आहे जाळल्याचा विषय? रमजान था इसके पहले, मतलब 1 साल के इसमें ही जब रमजान आया था तभी मैं, सुबह का टाइम था एक्चुअली, फजर का टाइम, तभी उन लोग ने मेरे को जलाने की कोशिश की। तभी का पण काय झालं त्या दिवशी? काय झालं? सास फिरोजा वो और सबा, वो ननन मेरी, वो वहां पर दोनों भी बाजू में खड़े थे, पर मैं तो काम कर रही थी और आग लगने वाली कोई बात भी नहीं थी वहां पर अचानक से मेरे दुपट्टे में आग लगी, मैं पूरी बॉडी मेरी जलने ही वाली थी। वो सुबह का टाइम था। उन लोग ने मेरे को जानबूझ के जलाने की बहुत बार कोशिश की है और मेरे को बहुत बार मारे, मेरे बाल खींच के मारे, मेरे को हमेशा इससे वो गालियां देने की, वो नहीं वो कान के नीचे मारने के, मेरे को बंद रखने के, वो लोग मेरे पास पैसा मांगने के, मेरा गला दबाने के। मुदस्सिर है ना, वो मेरा गला दबाने का, मेरे को पूरा उठाने का। तुमच्या नवऱ्याने तुमचा गळा दाबला? हाँ। किती वेळा दाबला असेल? बहुतेक, हमेशा वो सबा का और फिरोजा का सुनकर, फिरोजा शाहबुद्दीन का सुनकर हमेशा मेरे पे टॉर्चर किया है उसने। और वो लोग यही चाहते हैं कि हमेशा वो लोग क्या करते थे, शाहबुद्दीन, फिरोजा और सबा, ये तीनों हमारे बीच में आग लगाने की पूरी कोशिश करते थे, हमेशा झगड़ा करने के लिए, झूठ बोलकर झगड़ा लगाने के लिए। और वो उठकर मेरे को मारता था उन लोग का सुन के, पूरी रात वो मेरे को मारता था, पूरे दिन वो मेरे को गला ऐसा पकड़ कर उठाता था, और मेरे को खाने के लिए नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे, वो लोग मेरे को बंद रखते थे एक रूम में, बहुत परेशान। मेरे को बोल रहे थे कि कुछ खा, मेरे को जबरदस्ती कुछ खिला रहे थे और कि मर जा करके, एक साइन कर और मर जा। काय कसली साइन करायची होती? प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरी जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी है ना, उस पर उन लोग मेरे को बोल रहे थे कि तू साइन कर और तू चली जा। ये 26 जैन को हुआ था एक हादसा, भी मेरे से रिसेंटली हादसा हुआ मेरे पे, कि वो लोग ने मेरे को, मैं नहीं जा रही थी, मैं 15 दिन मेरे घर पे थी इधर चिपलून में, बन में, शिरल में, तो मेरे को मुदस्सिर का, मेरे शोहर का फोन आता है कि ये लोग मेरे को खाने के लिए नहीं दे रहे, ये लोग मेरे से अच्छे से नहीं रहते, तू आ जा निकल के प्लीज। तो मैं क्या बोली, मैं नहीं आऊंगी। तो उसकी मम्मी ने कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी थी फोन पे, जब मैं 15 दिन मेरे यहाँ पे घर पे थी, तभी 15 दिन फोन थे मेरे को करने के बाद उन्होंने मेरे को धमकी दिए कि बोले कि अगर तू नहीं आती है तो मैं तेरे को घसीट के, बाल घसीट इतना मारूंगी, तेरे कान के नीचे मारूंगी, तेरे को तेरे बाल पकड़ के घसीट के तेरे को गेट के बाहर निकालूंगी, और तेरे को मुदस्सिर की चप्पल भी मिलने नहीं दूंगी, ऐसा बोली थी, तेरा गेम करके डालूंगी, इतना तक उसने मेरे को धमकी दी है। कोणी दिली ही धमकी? सास ने, फिरोजा ने, और साथ में सबा ने भी, ननन ने, वो लोग। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत टॉर्चर किया उन्होंने, मतलब मैं यहाँ से गई और मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आके लेके जाओ मेरे को, तो मेरा जो शोहर है मुदस्सिर, उसने यहाँ पे आया ही नहीं, वो बोला मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास लाइसेंस है, ये बहाने से मेरे को खेड़ तक बुलाया, मैं नहीं जा रही थी। उसने मेरे को बोला कि, उसने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि नहीं, अगर तू नहीं आ रही है तो मैं जहर खा के लूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी खा के लूंगा, पर तू आ। इसीलिए फिर मैं वहां, यहाँ से खेड़ तक गई, और उसने वहां पे खेड़ पे लेने आया, मैं खाना भी नहीं खाई थी बार, उसने वहां पे खाना बिना खा के सब आया था, उसने रास्ते में कोई पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, उसने मेरे को वहां पे ले जाके छोड़ा, और वो वैसे ही वहां से निकल के गया, और उसके घर पे मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा। तो उसने मेरे को पैसे, वो हमेशा मेरे पास पैसे मांगने का ही, मेरे पास जीपे में प्रूफ भी है कि उसने मेरे को हमेशा पैसे की मांग रहने की उसकी, कि मेरे को 10,000 दे, 50,000 दे, 2 लाख तक का तक अमाउंट मैंने उसको दी, और मेरे पास सारे ट्रांजेक्शन है, और मेरे जीपे में भी सारे ट्रांजेक्शन है उसके भी। तो उस रात तो मेरे पास पैसे मांगने का, तो मैंने उसे मना की कि मैं नहीं, मेरे पास है ही नहीं। तो मैं कहा से बोलने लगा प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, तो मैंने बोली कि नहीं, मैं कैसे करूँ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन। तो उसने मेरे को मारना चालू किया, पूरी रात उसने मेरे को पट्टे से मारा, उसकी स्नूकर पे हो जाता है तो वो स्नूकर स्टिक से मारा है। उसके बाद
उसने मेरे को इतना गला बिला पकड़ के मेरा पूरा गला सुझा दिया है कि मेरी आवाज तक बंद हो चुकी है। मेरे यहाँ पे गले के नीचे गांठ वगैरह भी आई है। उसने इतना मेरे को मारा, पूरी रात मेरे को मार मार कर वो वहां से चला गया बाहर मेरे को बंद करके। उसके बाद फिर सुबह में वो आता है, मैं पूरी रात भूखी प्यासी थी अंदर रूम में। उसके बाद फिर वो निकल के जाता है। उसके बाद सुबह में वो मेरे को बहुत मारता है। आता है उधर से बाहर से और बहुत मारना चालू करता है कि नहीं तू प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, मेरे को नहीं मालूम है। तो उसकी वो माँ आती है फिरोजा, मुदस्सिर आके सुबह में मेरे को मारता है बहुत। उसके बाद फिरोजा आती है उसकी माँ, वो भी आकर मेरे को बोलती है कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करती है कि नहीं। तो मैंने बोली मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं। तो वो भी मेरे को मारने लगी है। वो मेरे को बॉटल फेंक के मारी, उसने मेरे कान के नीचे मारी, उसने मेरे बाल खींची, उसने मेरे को पूरा लकड़ी से मार मार कर लाल कर चुकी थी। मेरी पूरी एक साइड पूरी सून हो चुकी थी, मेरी पूरी एक साइड लाल हो चुकी थी। इतना तक मेरे हाथ पैर पे पूरे काले काले निशान आ चुके, इतना उसने मारी। उसके बाद उसकी बेटी आती है सबा, वो मेरे पे बोलती है कि मैं उसको बोलने लगी तो बोलती तू चुप तू कुछ नहीं बोलेगी वगैरह करके मेरे को उसने और मारी। उसने मेरे को कान के नीचे मारी, मेरा गला दबाई। मैं यहाँ पे प्रूफ जमा करने के लिए रिकॉर्डिंग चालू की तो उन लोग ने देखे तो शाहबुद्दीन आया और उसने भी फिर मेरे को घसीटा। वहां मैं भागते हुए गई बाहर सीढ़ियों के पास, तो उन चारों ने मेरे को घसीटते हुए रूम में लेके आए और मेरे को एक बोल रहे थे कि पेपर पे साइन कर, प्रॉपर्टी के पेपर पे, और तू जा, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर और तू जा। और मेरे को कान के नीचे मारे, पट्टे से मार रहे। वो भी रात में मुदस्सिर पट्टे से मारा था। फिरोजा मेरे को बोल रही थी कि वो पट्टे से मारे थे ना तो हम तेरे को बॉटल बिटल फेंक के मारेंगे, तेरा खून करके डालेंगे। मेरे को एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मेरे पास सारे प्रूफ है कि वो मेरे को पूरी रात गंदी गालियां दे रहा था, मेरा गला दबा रहा था, मेरे को मार रहा था, पीट रहा था। मेरे पास से वो लोग ने फोन छीनने की भी बहुत कोशिश की। पूरी रात में डर डर के निकाल के मैंने मेरे सुबह में 9 या 9:30 के आसपास वो जब मेरे को बहुत सब लोग मारने लगे तो मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके मेरे भाई लोग को फोन की। और उसके बाद फिर मेरे भाई लोग यहाँ से चिपलून से निकल के दापोली आते हैं। वो लोग पहले रमेश अंकल को फिर कॉल करते। रमेश अंकल भी उनको बोलते कि आप जाओ वहाँ पे पुलिस लोग ने भी बहुत मदद की है। मेरे भाई लोग की केस दिए वहाँ पर कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। फिर पुलिस स्टेशन में जाके वो संरक्षण के साथ मेरे को उन लोग के घर से बाहर निकाले। और ये केस को भी मैं वहाँ पे गई तो इतना कुछ वो केस में उसको वो वहां पर झूठ बोलने के लिए लगा पहली बात कि हम लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं, पर वो है सारे प्रूफ मेरे पास है, सब कुछ है। वो लोग को हमेशा मेरे को मारना। तुमच्याकडे थोडं थांबवतो, तुमच्याकडे काय प्रूफ आहे आणि त्यांनी मारहाण केल्याचे नेमके काय पुरावे आहेत? मेरे पास फोटोज है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है और मेरे पास मतलब जो है मेरी मेडिकल भी हो गया है, मतलब पुलिस के थ्रू। तो वो एक है। मेडिकल रिपोर्ट आहे तुमच्याकडे? मेडिकल रिपोर्ट में अभी तो नहीं है मेरे पास, पर पुलिस स्टेशन में है वो रिपोर्ट। तो फिर इन्हें मेरे को इतना मारे कि मेरा ये पूरा एक साइड लाल हो चुकी है, पूरी सून हो चुकी है ना मैं। और वो कैसे दारू बीरू पीकर मेरे को मार रहा था। कौन दारू पीता? मुदस्सिर। वो तो स्मोक करता है, वो जुआ खेलता है, वो रात भर 3, 3:30 बजे 4 बजे घर पर आने का। वो रात में भी घर पे नहीं रहने का है, वो रात पे घर पे भी नहीं रहता था। वो सिर्फ दारू पीकर, स्मोक कर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलकर, स्नूकर पे दिन और रात, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ स्नूकर पे रहता है। वो पूरा के पूरा बिगड़ा हुआ एक लड़का है। उसने उन लोग ने हमेशा एक उन लोग की पहले से चल रहे कि हर लोगों पे उन लोग पे पहले से बहुत सारी केसेस है। ये बात मुझे उस दिन पुलिस स्टेशन के थ्रू पता चली। किती केसेस है? होंगी 14-15 केसेस। किसके कोणावर केस आहेत? शाहबुद्दीन चिपलूणकर, फिरोजा चिपलूणकर, ये लोग के ऊपर है। वो भी ऐसे। पण तुम्ही पोलीस स्टेशनला गेलात तेव्हा हे केस आहेत त्यांच्यावरती, का केसेस आहेत त्यांच्यावरती याचं काय माहिती आहे का? म्हणजे काय त्यांच्यावर 14 गुन्हे तुम्ही म्हणताय, तर का गुन्हे त्यांच्यावरती आहेत किंवा का तक्रार करण्यात आलेली आहे? प्रॉपर्टी लेने के लिए यही गुन्हा है दाखल. कोणासोबत? पण हे कोणासोबत काय माहिती आहे? नाही हे माहित नाही मला, पण त्या दिवशी पोलिसनी सांगितलं की तू मतलब पुलिस स्टेशन से ही मालूम पड़ा कि उनपे क्या गुनाह है पहले से, मतलब यही कि प्रॉपर्टी थ्रू ही उन लोग के ऊपर कितनी सारी गुनाह है कि उन लोग ने लोगों की हड़प झूठ हड़प करके लिए है प्रॉपर्टी, बहुत लोगों की ली है एक्चुअली. हाँ पहले से उनपे बहुत सारी केसेस चल रहे प्रॉपर्टी के थ्रू. मेरे को बाथरूम में बंद किए उन लोग. मैं प्यासी थी वहां पे उस रात में.
मेरे को पानी, मैं पानी कर रही हूँ, मेरे को पानी तक नहीं दिया उन लोग ने। मैंने फिर उठ के बाथरूम का पानी पी। एक वहां पे बॉटल से, हमारी भी बॉटल थी ना, वो मैंने बॉटल ली, वहां पे लगाई और वो पानी पी, क्योंकि मैं बहुत प्यासी हो चुकी, मैं पूरी रात से प्यासी थी, पूरी रात से भूखी थी, मेरे इसमें कोई हिम्मत नहीं थी। मैंने रोते रोते मेरे भाई को कांपते कांपते मैंने मेरे भाई को फोन की कि प्लीज ये लोग मेरे को मार रहे, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मार रहे मेरे को पट्टे से मारना नहीं छोड़े, मेरे को हर तरफ उन लोग ने मेरे को लातों से, बुक्कों से, पीठ पर और ऊपर से डंडे से मारे, मेरे पैरों पे लगा है, मेरे हाथों पे लग चुका है, मेरा ये पूरा सूज चुका है और मेरा गला पूरा, आज ये मेरी जो आवाज है ये मेरी आवाज नहीं है, इससे ये मेरी सही आवाज नहीं है, ये थ्रू मेरे को इन लोग ने गला पकड़कर मार कर ऐसा हुआ है। इन लोग ने पहले से टॉर्चर किए थे 15 दिन से, इसलिए मैं वो कंटाल के निकल के मेरे घर पे आई थी। उन लोग ने काम वाली तक निकाले थे घर से। एक्चुअली मेरी सास RR विद्याभूरंडी में बहुत पहले एक टीचर थी। उनकी इतनी घटिया सोच है ये सब मामलों में कि मेरे घर से जो भी कोई आता था या कुछ लाता था मेरे खाने के लिए तो वो बाहर फेंक देते थे और बोलते थे खाने का है, इसने ये किया है, उसने वो किया है, उसकी बेटी। एक्चुअली मेन मुद्दा ये है कि जब हमारी शादी हुई तभी उसके बाद वो बोलने के कि नहीं किसी ने काला जादू किया, तू आई इस घर में, इसलिए जब से मेरी बेटी को ये लगा है, मतलब गांठ आ रही है उसके हाथ के पास गांठ आने की, तो बोलती तूने कुछ किया है इसलिए वो गांठें बीटे आ रही है मेरी बेटी पे। कभी इतनी जिंदगी में बीमार नहीं हुई तो तूने कुछ काला जादू किया है इसलिए मेरी बेटी की गांठें वगैरह आ रही है। और ये पकड़ के वो लोग मेरे को हमेशा टॉर्चर और मारे एक्चुअली। और वो बहुत गंदे लोग हैं, उन लोग का ये सब पे बहुत ध्यान है। और वो क्या करने की कि अगरबत्ती मेरे रूम में लाके लगाने के, बाहर पानी भी नहीं मारने के, और उसके बाद फिर जो गैस है ना उसके ऊपर वो तस्बीर रहती है हमारे इसमें, वो तस्बीर वो जलाने के, हालांकि मेरे फोन में प्रूफ है कि वो दोनों तस्बीर हर ईशा के बाद वो जलाने के, हम सोने के बाद, ये घटिया से घटिया काम करने के वो। उसके बाद फिर मतलब ऐसा करने की कि वो जो लगाने के, वो जो ये जलाने के वगैरह, उसमें मेरे को पहले बहुत ये होते, मेरे को भी तकलीफ होने की वो सब चीजों के लिए। और वो सब कैसे करने के, मैं जब बाहर जाती हूँ मार्केट में, मेरे को उनकी बेटी के साथ, सबा के साथ भेजने के, तो वो आने की और मेरे फिरोजा आने की और मेरे रूम में ताका जाकी करने की कि कौन सी चीज क्या है, कहाँ रखी गई है, ये सब, मेरे कबाड़ ओपन करने की, मेरे कबाड़ की चाबियां तक उनके पास है। इवन की मेरा मतलब मैं जब बाहर जाती हूँ तो फुल चेकिंग रूम की। और मेरे रूम में एक बार मेरे को तस्बीह मिली थी गिरी हुई, वो जो जलाते थे ना, वो सफेद कलर की, वहां पे वो गिरी हुई मिली थी मेरे को, मैं बाहर गई थी। और उन लोग का ऐसा प्लान रहने का कि ऐसे तो वो मेरे को गेट के बाहर भी लगाने के लिए, मैं 1 साल में मार्केट तक नहीं गई हूँ, मेरे को बंद करके रखने के बोलो, सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ किचन किचन किचन। तुम्हाला असं एक दिवस आलंय की आता बस झालं, मला आता जगायचं नाहीये, मला आत्महत्या करायचं, असं कोणता दिवस होता ज्या त्या दिवशीचं वर्णन आम्हाला सांगा की नाही आता मला बस झाले, यांचा अत्याचार वगैरे बस झाला, आता मला मरायचंय, तो दिवस आम्हाला सांगा। एक्चुअली बहुत ही वो है कि दररोजच सगळेच दिवस तुम्हाला आत्महत्या करण्यासारखे वाटत होते? हमेशा, क्योंकि उन्होंने मेरे को हमेशा ऐसे फील कराया, ट्रीट कराया है कि एक काम वाली की हैसियत और मेरी हैसियत उस घर में सेम है। उन्हें हमेशा मेरे को बहुत गलत तरीके से मारे, पीटे, गाली देने के, और मेरे को सुकून से सोने तक नहीं देने के वो लोग, ना मैं खा सकती हूँ। इवन कि वो सबा खाने के ऊपर से झगड़ा करने की मेरे पास कि तूने वो क्यों खाई, एक बिस्किट के ऊपर तक उन लोग ने मेरे से हमेशा झगड़ा किया और करते आए हैं। एक बिस्किट के ऊपर, मतलब आप सोच सकते हो उन लोग की थिंकिंग, वो सब बहुत बेकार लोग है वो। तुमच्यासारख्या मुलींवरती अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार होतो, तुमचं वय आता 21 वर्ष आहे, पण अशा मुलींना काय आवाहन कराल, काय संदेश द्याल की अशा फॅमिलीपासून दूर राहावं, किंवा माझ्यासोबत जे झाले ते इतर तुमच्या मैत्रिणीसोबत किंवा मग इतर लोकांसोबत न होण्यासाठी काय करायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला, जे तुमच्यासोबत झाले ते इतरांसोबत न होण्यासाठी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, कभी इन लोग से मिलना क्या, इन लोग को इस दुनिया में तक नहीं रहना चाहिए। लोग बहुत फायदा उठाते हैं लड़कियों का, हालांकि उनकी प्रॉपर्टी देखकर किसी को यूज करना ये सबसे बड़ी गंदी बात है। स्पेशली जिनके माँ बाप नहीं, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे मम्मी भी नहीं, मेरे अबू भी नहीं, उन लोग को ऐसा ट्रीट करना चाहिए था कि हाँ इनके माँ बाप नहीं है तो हमको एक बेटी की तरह हम लोग को रखना चाहिए इसको, ना कि मेरे को यूज करना चाहिए। तो मैं भी यही चाहूंगी कि जिनके माँ बाप नहीं है प्लीज वो एकदम अच्छे से स्टेप अपने लिए, खुद के लिए सोच समझ के किसी से शादी करे कि वो उसका कहीं यूज ना कर रहे हो। और उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता हुआ तो मैं भी बोलूंगी कि वो भी मेरी तरह आगे आए और प्लीज ये सब बातें बोले, लोगों को पता लगना चाहिए कि लोग कैसे होते और कैसे नहीं। मैंने जो 1 साल में दिन देखी हूँ मेरी लाइफ में, बहुत खराब दिन थे,
मेरे ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट दिन थे ये। मतलब मेरे पे इतना टॉर्चर हुआ है और मेरा इतना यूज़ किया गया है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी दूसरी लड़की के साथ ऐसा हो। और मैं ये भी चाहूँगी कि उन लोग को सबक मिलना चाहिए, उन लोग को अच्छे से अच्छे सरकार को ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि इन लोग की कभी किसी की हिम्मत ना हो किसी लड़की के साथ जिसके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, स्पेशली उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्ही वफा, तुम्ही NCR दाखल केलेलं आहे, चॅप्टर केस पण आहे. पोलीस प्रशासनाकडून काय व्हावं असं तुम्हाला वाटतंय? त्यांना काय शिक्षा व्हावी असं तुम्हाला वाटतंय? मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि उनको जेल होनी चाहिए और जेल के साथ साथ मारना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़की को 1 साल मारना, टॉर्चर करना यह आसान नहीं है। एक लड़की के जो लड़की के माँ बाप नहीं है उसको तक अल्लाह बोलता है कि नहीं, उन लोग के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। और आज उन्हीं बच्चियों के साथ उन लोग ने इतना गलत किया है और वो ऐसे खुलेआम घूम रहे और उनको कोई एटीट्यूड में, अभी उस दिन भी पुलिस स्टेशन के बाहर वो गाली दे रहा है मेरे को, मतलब उनका एटीट्यूड अभी तक बरकरार है। मतलब उनका क्या सोच होगा, क्या होंगे वो लोग, कैसे किस्म के लोग होंगे कि इतना सब करने के बाद भी वो आज़ादी से घूम रहे हैं और सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उनको। ऐसे लोगों को उस एरिया में भी रहना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि उनको जेल होनी चाहिए, उनको भी मारहानि होनी चाहिए, उनको भी तकलीफ होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और स्पेशली सब लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर उन लड़कियों के साथ ऐसा सच में हो रहा है तो प्लीज वो आके खुद से इतना सब बड़ा सब लॉस होने के बाद ना आए मेरी तरह, पहले उस सब में स्टेप अपने लिए, अपने खुद के लिए सोचना चाहिए। अभी मैं मेरे अब्बू के घर पे रहती हूँ, बनशिरल चिपलून में। मेरे साथ मेरी फुप्पी और मैं अब्बू पहले से उनको हमारे साथ वो रहते आए, मेरी फुप्पी और मेरी छोटी बहन जो अभी 8वीं में, और मैं। तुम्ही जेव्हा घरातून पडलात तेव्हा तुमच्याकडे पैसे पण नव्हते. आता तुम्ही कसं घर करताय? म्हणजे त्याला पैसे कोण हे करतोय, किंवा मग तुमची प्रॉपर्टी आहे ती तुम्हाला मिळावी का? हाँ, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी दागिने जो भी उन लोग ने लिए हैं, जो भी गेम करके लिए हैं, मेरे को फंसा के लिए, वो मैं प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ, मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो भी सामान गया है मेरे को वापस मिले। और मैं भी उस टाइम पे भी मैं जब गई उनके घर से मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे मेरे हाथ में। और मैंने ये पुलिस को भी बताई हूँ, उन लोग ने भी उनको भी बताई कि मैंने कुछ लेके नहीं आई हूँ, मेरा एक पर्स मैंने इवन कि मेरे बैग तक लेके नहीं आई, मैंने सिर्फ मेरा पर्स और 50 रुपए मेरे हाथ में थे बस। अब मैं सब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे को भी न्याय मिले, उनके साथ भी उनको भी ऐसा एक्शन लिया जाए उनके थ्रू कि उनको देखकर, उनके वो एक्शन को देखकर किसी और के साथ ना। कोकण कट्टा न्यूज ने मेरे घर पे आके मेरे को इतना सपोर्ट किए, मदद कर रहे हैं अभी मेरी आवाज को सबके तरफ थ्रू पहुंचाने के लिए। और स्पेशली वो यहाँ पे मेरे घर पर आकर मेरी बात सुनकर, मेरी इतना सब कुछ जो मेरे साथ 1 साल 1.5 साल में हुआ है वो सब सुन के सबके थ्रू पहुंचा रहे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे ही सपोर्ट मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू सबको, सब लेडीज को मिलना चाहिए। कोकण कट्टा का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरे घर पर आकर इतना सुनकर इतना मेरा साथ दे रहे हैं अभी तक। वफा चिपळूणकर यांनी दापोली पोलिसात चिपळूणकर कुटुंबियांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. अवघ्या 21 वर्षामध्ये मी सर्व सहन केलं, असं दुसरं कोणासोबत होऊ नये यासाठी प्रशासनानं मला मदत करावी आणि मला जगण्याची नवी उमेद मिळावी आणि मला त्रास दिलेल्या चिपळूणकर कुटुंबियांवरती कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी वफा यांनी केली आहे. दरम्यान दापोली पोलीस आणि राज्य महिला आयोग आणि रत्नागिरी प्रशासन काय कारवाई करणार हे नक्की पाहावं लागणार आहे. तेजस बोरगरे, सलीम रकांगे यांच्यासोबत कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी.